नमस्कार दोस्तों। कल साइकोलॉजी की पाठशाला में हमने एक मॉडल डिस्कस किया था और वो मॉडल था कि एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे डेवलप होता है और उस मॉडल का नाम था साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, या आप उसको कह सकते हैं साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी। आप जो भी नाम दें वो बिल्कुल सही होगा। और आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि केवल एक ही मॉडल नहीं है जो एबनॉर्मल बिहेवियर के डेवलप होने के कारण को बताता है कि कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप होता है। केवल एक ही मॉडल इसके बारे में बात नहीं करता, बल्कि बहुत सारे मॉडल हैं और आज उन्हीं में से एक और मॉडल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। बिहेवियरिस्टिक मॉडल का मतलब है कि आपने सुना होगा कि मनोविज्ञान के बहुत सारे स्कूल्स हैं। हम कहें कि मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय हैं और उन संप्रदाय में एक नाम है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म जो स्कूल है उसके जो फादर कहें या उसके प्रणेता कहें वो थे जॉन बी वॉटसन। वॉटसन ने इस बिहेवियरिज्म स्कूल की स्थापना की थी और इसी बिहेवियरिज्म स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं को हम बिहेवियरिस्टिक मॉडल कहते हैं। अब कैसे डेवलप हुआ ये जो बिहेवियरिस्टिक मॉडल, या कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप होता है, या कैसे कोई मानसिक रोग उत्पन्न होता है, उसके लिए पहले हम जो बिहेवियरिज्म है उसकी कुछ पूर्व कल्पनाओं की बात करते हैं। पूर्व कल्पना पहली यह है कि एनवायरमेंटलिज्म की जो व्यवहार है, बल्कि व्यवहार नहीं, व्यवहारवादी जो लोग हैं, जो व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि प्राणी मतलब उसमें पशु भी आ सकते हैं और उसमें मनुष्य भी आ सकते हैं, कि इन दोनों का व्यवहार पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होता है। अगर हम फ्रायड की बात करें तो फ्रायड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी में कहा था इनर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि अंदर है, आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण हम प्रभावित हो रहे हैं, या जो इन्नेट कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं उनके कारण हम प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन व्यवहारवाद की पहली पूर्व कल्पना यह है कि जो व्यवहार है, व्यवहार किसका, किसी भी एनिमल का और किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो निर्धारित होता है उसके आसपास के एनवायरनमेंट से। तो पहली पूर्व कल्पना है एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद। दूसरा है एक्सपेरिमेंटलिज्म, मतलब कि प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यवहार को प्रयोग के द्वारा, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक कोई व्यवहार है और उस व्यवहार को आपको मॉडिफाई करना है, उस व्यवहार को आपको मिटाना है, नए व्यवहार को उसकी जगह लाना है, तो आप क्या करें, आप प्रयोग करें। और प्रयोग अपने ऊपर कर सकते हैं, आप प्रयोग करते भी हैं कि आप छोटे छोटे प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे प्रयोग कैसे करते हैं कि नहीं, मैं सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, सुबह उठने के लिए ऐसा करते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। मतलब प्रयोग करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो तीसरी जो पूर्व कल्पना या हाइपोथेसिस है वो है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब कि जो व्यवहारवाद है या बिहेवियरिज्म है वो ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिस्ट है। किस चीज के लिए ऑप्टिमिस्ट है कि साहब व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार बिल्कुल फिक्स्ड होता है, व्यवहार चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी पूर्व कल्पना व्यवहारवाद की नहीं है, बल्कि व्यवहारवाद तो यह कह रहा है कि नए व्यवहार को आप रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, आप पुराने व्यवहार की जगह नए व्यवहार को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। और इसे कहते हैं आशावाद की साहब मुझे आशा है, मुझे होप है कि नया व्यवहार लाने के लिए पुराने व्यवहार को मॉडिफाई किया जा सकता है। ये तीन परिकल्पनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज एनवायरमेंटलिज्म, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटलिज्म एंड नंबर 3 ऑप्टिमिज्म। अब इससे, इन तीनों से एक बात समझ में आती है। एक बात यह समझ में आती है कि व्यवहारवाद यह कहता है कि एवरी बिहेवियर इज लर्न्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एवरी बिहेवियर इज लर्न्ड, मतलब कि प्रत्येक व्यवहार सीखा जाता है। अब ये कितनी बड़ी बात कही है।
व्यवहारवादियों ने या जेबी वॉटसन ने या उनके बाद जो भी थॉर्नडाइक आए, पेवलॉव आए, उनके बाद स्किनर आए, इन सब ने एक बात कही कि जो भी व्यवहार है वो व्यवहार सीखा जाता है। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं कोई चीज डिस्कस कर रहा हूं, मैंने ये डिस्कस करना है, मैंने ये बात करना, मैंने ये लेक्चर देना सीखा है। और आप खुद भी, आप जो भी व्यवहार करते हैं इस 24 आवर्स में, उस 24 आवर्स के सभी व्यवहार सीखे जाते हैं। और कल मैंने एक बात कही थी, व्यवहार मतलब नॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर। ऐसा नहीं होता है कि आप नॉर्मल बिहेवियर सीखते हैं और एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं सीखते हैं। नहीं, आप कोई भी व्यवहार हो, आप ये बताएं, आप गाली देना सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? आप चिंता में रहना सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? एक एग्जाम्पल लें कि घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा है और एक बहुत छोटा बच्चा है। एक दिन उसने देखा अपने बड़े भाई को, वो ये कह रहा था कि मम्मी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। तो मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने कहा हाँ बेटा, हाँ ऐसा करो, आज तेरी छुट्टी कर देते हैं, आज तेरे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, आज तुझे स्कूल नहीं जाना है। छोटे भाई ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व ये किया कि जैसे ही वो पेट में दुखने की बात करता है तो मम्मी कहती है स्कूल मत जाना। अब वो क्या कर रहा है? वो सीख जाता है। और जब भी उसको स्कूल नहीं जाने की इच्छा होती है तो वो भी मम्मा मम्मा मेरे पेट में दुख रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। देन यही जो व्यवहार है, अब ये केवल एक व्यवहार है, आपने डरना सीखा है, आपने गुस्सा करना सीखा है। अगर आप कहें कि नहीं गुस्सा साहब मुझे तो आ जाता है, आप फैमिली मेंबर्स के ऊपर गुस्सा करते हैं, बिल्कुल सही है, करते हैं, आता नहीं है, आप गुस्सा करते हैं। लेकिन आप ऐसा करें, आप अपनी सर्विस पे जाएं, अपने ऑफिस में जाएं और बॉस पर गुस्सा करके दिखाएं। बॉस आपको कुछ 10 गालियां सुना दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर वाले एक कुछ भी कह दें वो आपको गुस्सा आ जाता है। अब आपने ये सीखा है कि नहीं सीखा है कि मुझे बॉस के सामने गाली नहीं देनी है, मुझे बॉस के सामने गुस्सा नहीं करना है, अगर गुस्सा किया तो वो जॉब से निकाल देगा। हर व्यवहार सीखा जाता है। मतलब एक ही चीज हुई कि व्यवहार सीखा जाता है, इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। आप कोई भी प्रयोग करके, आप एक एक्सपेरिमेंट करके, कुछ ना कुछ अनुसंधान करके आपके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और तीसरा बिल्कुल आशावादी है। आशावादी का मतलब है कि नहीं साहब व्यवहार चेंज हो सकता है। अब व्यवहार चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी हमने कहा कि साहब जो बिहेवियरिज्म है या जो व्यवहारवादी हैं, वो व्यवहारवादी कहते हैं कि आपका हर व्यवहार सीखा जाता है, नॉर्मल भी सीखा जाता है, एबनॉर्मल भी सीखा जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे आप व्यवहार सीखते हैं, चाहे वो नॉर्मल चाहे एबनॉर्मल? तो फिर उसके लिए एक उत्तर आता है कि देखिए, एक लर्निंग की एक प्रक्रिया होती है और कंडीशनिंग की एक प्रक्रिया होती है। इनके द्वारा आप कोई व्यवहार सीखते हैं। लर्निंग, आपने सुना होगा कि हम कहते हैं ना, जन्म से लेकर डेथ तक, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक लर्निंग चलती रहती है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बस वही एक कॉन्सेप्ट को अगर टेक्निकल वर्ड में लिया जाए कि लर्निंग के द्वारा आप, जब भी लर्निंग की प्रोसेस होती है, उस लर्निंग की प्रोसेस से आप व्यवहार को सीखते हैं। फिर प्रश्न आ गया कि भाई साहब लर्निंग होती क्या है? तो लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। और कैसे मॉडिफाई करती है? वो प्रैक्टिस और उसके बाद एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम लर्निंग कहते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। मैं आपको थोड़ा वर्ड पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज। मैंने ये नहीं कहा परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज का मतलब क्या होता है कि साहब परमानेंट हो गया आप तो वो चेंज हो ही नहीं सकता। आपने कोई एक बात सीख ली, अब वो चेंज नहीं हो सकती, आप कुछ भी करें। अब आप ये बात कहें कि अगर आप परमानेंट कोई चेंज आपके व्यवहार में हो गया तो क्या उस व्यवहार को आप परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए लर्निंग क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज, मतलब कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। स्थायी तो है लेकिन चेंज हो सकता है। किसके द्वारा चेंज हो सकता है? प्रैक्टिस के द्वारा
करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सिर सिल पर, मतलब रस्सी आती है जाती है आती है जाती है, वो सिल जो पत्थर है उस पर निशान पड़ जाता है। तो ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये क्यों कहा गया? मतलब कि प्रैक्टिस से आदमी सुंदर नहीं होता है, प्रैक्टिस से उसका फिजिकल कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस से क्या है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। ऐसा नहीं है आदमी सुंदर हो सकता है, योग करिए आदमी सुंदर हो जाता है। डेली डेली योग करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। ओके, अब प्रैक्टिस की बात हो गई। अब मैंने कहा था पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप बहुत सारी चीजें अपने पूर्व में जो आपको अनुभव हुए हैं, आपको पहले जो अनुभव हुए हैं, आप उनके द्वारा भी सीखते हैं। एग्जाम्पल दूं आपको, आप जैसे ही आम को उठाते हैं, आजकल आम का बड़ा मौसम है, केसर आम आ रहे हैं, लंगड़ा आम आ रहे हैं, आप आम को उठाते हैं और नहीं नहीं ये खट्टा होगा, आपने बल्कि सूंघने की बात तो दूर, आपने केवल आम उठाया और उठाने के बाद आपने कहा नहीं साहब खट्टा होगा। क्यों कह दिया? आपके पूर्व अनुभव हैं कि पहले आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। कभी कभी आप अपने फादर को देखते हैं तो आप अपने भाई या बहन को कहते हैं आज पापा से बात मत करना, आज बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। तो आपको कैसे पता चला वो गुस्से में? नहीं, आपने उनके फेस को देखा और आपको पहले के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि जब पापा का फेस या पापा का व्यवहार इस तरह से दिखाई देता है तो पापा गुस्से में होते हैं। इसलिए कहा जाता है लर्निंग क्या है? लर्निंग की प्रोसेस से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। लर्निंग के बाद एक चीज आती है उससे रिलेटेड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब देखिए, आप क्या करते हैं, आपका अगर 24 घंटे का अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे ना तो आपके व्यवहार में कंडीशनिंग दिखाई देगी। कंडीशनिंग का मतलब किसी चीज से आपका एसोसिएशन हो गया है, किसी चीज से मतलब उस स्टिमुलस से, उस परिस्थिति से और आपकी जो क्रियाएं हैं उससे उसका एसोसिएशन हो गया है। और एसोसिएशन इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि आपने उस चीज की एक आपकी कंडीशनिंग बन गई है। जैसे आप कभी कहते हैं अरे यार दो दोस्त है ना, उनकी कंडीशनिंग बड़ी अच्छी है, मतलब कि उन दोनों में जो अनुबंध है, उन दोनों में जो संबंध है वो बड़ा मजबूत है। और कंडीशनिंग को अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए कि कंडीशनिंग इज अ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जब स्टिमुलस आया रिस्पॉन्स की गई, स्टिमुलस आया रिस्पॉन्स की गई, स्टिमुलस आया रिस्पॉन्स की गई। जब बार बार स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मिलते जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस व्यवहार को सीख लेते हैं। यही होती है कंडीशनिंग। अब एक इसका भी फिर एग्जांपल है कि एक बच्चा होता है, बहुत छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी क्लास में जाकर बैठता है, मतलब उसका फर्स्ट डे है और जब कोई टीचर आता है तो क्या वो खड़े होता है, वो गुड मॉर्निंग करता है? उसको सिखाया जाता है नहीं बेटा टीचर को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। उसको सिखाया जाता है कि जब टीचर आता है तो अपने को सीट से खड़ा हो जाना चाहिए, टीचर के सामने बात नहीं करनी चाहिए। अब आप ये देखिए, आज आप बीए, एमए या 12th में पहुंच गए, अब आपकी कंडीशनिंग टीचर आया खड़े हो गए थे, टीचर आया खड़े हुए, टीचर आया 9th में खड़े हुए, टीचर आया 10th में खड़े हुए, टीचर आया 11th में खड़े हुए। अब क्या है, आपको बस कोई कहे टीचर आ रहे हैं तो पहले ही आप स्टैंड अप हो जाते हैं, पहले ही आप खड़े हो जाते हैं। अब आप ये बताएं कि टीचर के आने का और आपके खड़े होने की एक कंडीशनिंग डेवलप हो गई है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, मतलब उसको सफेद दूध भी वो लगता है यार गर्म ना हो, जल ना जाऊं। अब आप खुद देखें, पर्स आप वॉलेट रखते हैं, कहां रखते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं मेल की बात करता हूं, मेल अपना आपका पर्स कहां रखते हैं? तो आप क्या करते हैं? क्या पर्स आप ऊपर की जेब में रखते हैं? क्या पर्स इधर साइड की जेब में रखते हैं, इधर पॉकेट में रखते हैं? तो लोग कहते हैं नहीं साहब पर्स तो मैं राइट वाली पीछे बैक जो पॉकेट है उसमें रखता हूं। अब आप ये बताएं कि जब पहली बार आपने पैंट पहनी होगी, पहली बार आपने पर्स रखा होगा तो एक दो बार आपको कोशिश करनी पड़ी होगी, आपने निकाली होगी, फिर आपने देख के उस पैंट के जेब को आपने चौड़ा किया होगा, फिर आपने पर्स रखा होगा। अब आज की स्थिति क्या है, आपने कितनी बार पर्स रखा, पर्स निकाला, पर्स रखा, पर्स निकाला। वो क्या है, पर्स और आपके रखने और निकालने की जो प्रोसेस है उसके बीच में कंडीशनिंग डेवलप हो गई। और कंडीशनिंग ऐसी मजबूत डेवलप हुई कि अब आप बिना देखें कहीं भी देख रहे हो दुनिया जहान में, लेकिन तुरंत बस पर्स ऐसे निकलता है, आप पैसे निकालते हैं और ऐसे ही पर्स रख देते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आप नीचे गिरा देते,
नहीं, आपकी कंडीशनिंग डेवलप हो गई। अब आप ये बताएं कि जब आप पर्स रखने या पर्स निकालने के व्यवहार में कंडीशनिंग कर सकते हैं, तो क्या आप असामान्य व्यवहार को सीखने में या मानसिक रोग को सीखने में आप कंडीशनिंग यूज नहीं करते हैं? करते हैं। मतलब सीधी सीधी बात निकल कर आती है कि आप नॉर्मल बिहेवियर या आप एबनॉर्मल बिहेवियर, ये दोनों ही आप सीखते हैं। लर्निंग और कंडीशनिंग की बात भी हो गई। अब आते हैं, कंडीशनिंग दो तरह की होती है, बहुत फेमस कंडीशनिंग है दो तरह की। एक को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरे को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या है? ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि कंडीशनिंग का एक कॉन्सेप्ट है और उस कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे रिसर्च किए गए और उन रिसर्चेज में क्लासिकल कंडीशनिंग का एक अपना रिसर्च है, एक नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है। मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग का अपना एक प्रिंसिपल है और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का अपना एक प्रिंसिपल है। क्लासिकल कंडीशनिंग अगर आपको ध्यान हो कि इवान पेवलोव ने दी, कुत्ते के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट था, जो आपको ध्यान है घंटी वाला एक्सपेरिमेंट था कि फूड के साथ घंटी बजाई जाती थी, सलाइवा का सिक्रेशन होता था और बाद में क्या हो गया, बाद में केवल घंटी बजाई जाती थी और सलाइवा आ जाता था। मैं अभी इसको डिटेल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत लंबे टॉपिक हैं। अभी केवल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहेवियरिस्टिक जो मॉडल है वो कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप करने की बात कहता है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में अगर आपने देखा हो कि यहां पर है ना इनवॉलेंट्री जो कंडीशनिंग, वो जो इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज है, मतलब कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाओं की यहां पर बात की गई कि अनैच्छिक क्रियाओं को कैसे व्यक्ति सीखता है। अब अनैच्छिक क्रियाएं आप देख लें, आप डरते हैं, क्या डर में आपके अंदर की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज नहीं होती है? क्या अंदर की फिजियोलॉजी चेंज होती है? चिंता होती है, अंदर की फिजियोलॉजी चेंज होती है। डिप्रेशन होता है, अंदर की फिजियोलॉजी चेंज होती है। अब ये बताएं कि जब एक बच्चा सांप को देखता है वो सांप के साथ खेलता है, एक बच्चा सांप को देखता है वो सांप के साथ खेलने लग जाता है, उसको पता नहीं होता है कि साहब ये सांप है। लेकिन जैसे ही बच्चे की मां ने देखा कि वो बच्चा सांप के साथ खेल रहा है तो ओ सांप है, हटाओ हटाओ। अब बच्चा डर जाता है, अरे यार ये हुआ क्या है, मैं तो पता नहीं किसके साथ खेल रहा था, अरे मम्मी बार बार मुझे बचाती है, अरे वो सांप है। अब धीरे धीरे वो जैसे ही उस सांप के तरह की चीज को बच्चे ने देखा, जैसा एक्सपीरियंस हुआ, धक धक धक, अब वो दूर रहना सीखता है। ये है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। अब आप ये बताएं डर आपने सीखा कि नहीं सीखा? फिर आप करते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो कि स्किनर ने दी थी, स्किनर ने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कहा कि स्किनर ये कहते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट होता है, रीइंफोर्समेंट मतलब कि दो तरीके के रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। लेकिन हाँ, अभी हम रीइंफोर्समेंट को केवल इतना समझें। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि मैं आपको रिवॉर्ड दूं तो क्या आप उस व्यवहार को बार बार करेंगे? आपने एक व्यवहार किया और आपने व्यवहार किया तो मैंने क्या किया, आप मुझे अच्छा लगा, अरे बड़ा अच्छा व्यवहार किया इसने, तो मैंने आपको रिवॉर्ड दिया। दूसरी बार क्या है, दूसरी बार आप रिवॉर्ड को पाने के लिए आप वही व्यवहार दोहराएंगे, तीसरी बार भी वही व्यवहार दोहराएंगे। अब आप ये बताएं कि क्या इस रीइंफोर्समेंट ने आपके व्यवहार को परिवर्तित नहीं किया है? रिवॉर्ड ने आपके व्यवहार को परिवर्तित नहीं किया है, आपके व्यवहार को आप बार बार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको पनिशमेंट मिलने लग जाए कि आपने कुछ व्यवहार किया और आपको डंडे पड़े, आपको झापड़ पड़े, आपको डांट पड़े, तो अरे यार ये क्या व्यवहार कर दिया है मैंने, भैया अब नहीं करूंगा। अब क्या है, आप दंड से, उस व्यवहार से बचना सीखते हैं। क्या आप अपने मदर फादर के सामने गाली देते हैं? मदर फादर के सामने आप गाली देते तो क्या होता है, कान पे पड़ता है। तो वहां पर आप सीख जाते हैं कि नहीं साहब, मदर फादर के सामने गाली नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वहां से पनिशमेंट मिलेगा। आप पनिशमेंट से बचने के लिए आप वो व्यवहार वहां नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही दोस्तों के सामने जाते हैं, प्यार मोहब्बत की सारी बातें करने लग जाते हैं। क्या हुआ? आपने चीजों को सीखा है। अब जो इंपॉर्टेंट बात जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ये कहती है कि साहब आपके व्यवहार के बाद जो परिणाम मिलता है,
सुनिएगा, आप कोई व्यवहार करते हैं और आपके व्यवहार के बाद कोई आपको जो परिणाम मिला, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिले, जो उसका रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के आधार पर आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मैंने अभी कहा था, आपके व्यवहार के बाद रिवॉर्ड मिला, आप फिर करते हैं, फिर रिवॉर्ड मिला, आप फिर वही व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने व्यवहार किया, आपको दंड मिला, आपको बैट मिला, आपको पनिशमेंट मिला, आप क्या करते हैं? अरे साहब, ये व्यवहार नहीं करना है। मतलब कि कॉन्सिक्वेंस, उस व्यवहार के परिणाम क्या हैं, उस व्यवहार के परिणाम के आधार पर आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो अगर पूरे इस टॉपिक को समअप करूं तो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियरिज्म, जो कि जॉन बी वॉटसन ने इजाद किया, इसके वो प्रणेता थे, इसके वो फादर थे, और उन्होंने या उनकी जो भी फॉलोअर्स थे, उन सब ने एक ही बात कही कि साहब, व्यवहार सामान्य हो या व्यवहार असामान्य हो, दोनों ही व्यवहार सीखे जाते हैं। आप पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब कि जैसा पहला आपको अनुभव हुआ है उसके आधार पर भी आप सीखते हैं नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर को, आप प्रैक्टिस से भी सीखते हैं नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर को, और आप कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आप व्यवहार के बाद मिलने वाला जो परिणाम है, उस परिणाम के आधार पर भी आप सीखते हैं। तो ये सब पूरा के पूरा टॉपिक एक ही बात कहता है कि एवरी बिहेवियर का मतलब नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर आर लर्न्ड, सीखे गए हैं। आपने गाली देना सीखा है, आपने बोलना सीखा है, आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखा है, आपने चिंता में रहना सीखा है, आपने हर बात, हर व्यवहार सीखा है। ऐसा बिहेवियरिस्टिक मॉडल कहता है, और जिसको हम कहते हैं व्यवहारवाद। तो मुझे लगता है कि आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया और बहुत लंबा भी हो गया है। तो अब हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबाइए। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।